नमस्कार सज्जनों। अब हम पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की संकल्पना अर्थात पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का संश्लेषण करेंगे। अब तक के वीडियो में हमने पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत की संकल्पनाओं का विश्लेषण किया अर्थात उसके विभिन्न संपत्तियों, उसके विभिन्न प्रतिमानों के कारण प्रभाव का अध्ययन किया अर्थात उसमें निहित विभिन्न प्रक्रियाओं अर्थात संज्ञानात्मक सिद्धांत या संज्ञानात्मक संरचना में निहित प्रक्रियाओं का अध्ययन किया है। अब हम पढ़ेंगे संज्ञानात्मक विकास की संकल्पना। संकल्पना क्या होती है? संकल्पना अर्थात हम माने कि जो संप्रत्य विकसित हमें करना, या हम इसे संप्रत्य मॉडल भी कह सकते हैं, इसे प्रतिमान भी कह सकते हैं, प्रत्यय भी कह सकते हैं, जिसमें कि इसके विभिन्न पद, इसकी विभिन्न संकल्पनाएं या इसके विभिन्न संप्रत्य हो। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के विभिन्न संप्रत्य इसमें होंगे, इसकी विभिन्न प्रक्रियाएं होगी, ये सभी इस संकल्पना में होगी। और ये संकल्पना अर्थात एक संप्रत्य, इसका निर्माण हमारे मस्तिष्क में हमें संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में करना है। अर्थात संज्ञानात्मक विकास की संकल्पना हमारे मस्तिष्क में एक मानसिक संरचना, संज्ञानात्मक विकास की मानसिक संरचना या एक संप्रत्य निर्माण या संप्रत्य संरचना का निर्माण करना ही इसकी संकल्पना है। संज्ञानात्मक विकास की संकल्पना, विकास जो है बालकों के परिणामात्मक या अथवा गुणात्मक अभिवृद्धि तथा समयानुसार उनकी क्षमताओं में अभिव्यक्ति तथा विभेदीकरण की प्रक्रिया है। अर्थात विकास जो है वो परिणामात्मक भी होता है और गुणात्मक अभिवृद्धि भी होता है तथा समयानुसार अर्थात काल के अनुसार उनकी क्षमताओं में वृद्धि होती है, उनकी कुशलताओं में वृद्धि होती है। और यह वृद्धि जो होती है वो अभिव्यक्त होती है, धीरे धीरे अभिव्यक्त भी होती है। वह कई क्रियाओं में अभिव्यक्त होती है, उनकी मानसिक क्रियाओं में अभिव्यक्त होती है और उनका विभेदीकरण होता है अर्थात उनका समूहीकरण हो जाता है। जैसे कि किसी बच्चे की जो क्षमता है वो चित्र अच्छा बना सकता है तो उसकी चित्रकला की क्षमता है, वो नृत्य अच्छा कर सकता है, उसकी नृत्य की क्षमता। धीरे धीरे इनमें क्या होता है, विभेदीकरण हो सकता है। धीरे धीरे विभेदीकरण के होने के पश्चात इसका विशिष्टीकरण भी हो सकता है। यदि किसी बच्चे ने अपनी चित्रकला अर्थात चित्रकला की क्षमता, चित्रकला के कौशल का विकास किया, उसके पश्चात उसने चित्रकला के कौशल से अन्य कौशल का विकास कर लिया है, उसने नृत्य कौशल का विकास कर लिया है, या उसने किन्हीं चीज़ों को समझने की कला का विकास कर लिया है, या उसने वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास कर लिया, उसकी क्षमता उसमें आ गई है, तो फिर वह इन क्षमताओं को तो हम कहेंगे विभेदीकरण। और यदि उसने इन क्षमताओं को प्राप्त करने के पश्चात नृत्य कला में या हम कहें कि चित्रकला में उसने इस कला को एक कौशल की तरह आयोजित किया है, या इस कला को अब स्वयं में एक वह कुशल हो गया है, इस कला में उसने कौशल प्राप्त कर लिया है, तो इसको हम विशिष्टीकरण कहेंगे अर्थात वह इसमें दक्ष हो गया है। इस प्रकार यह कार्य जो है परिपक्वता का कार्य है तथा साथ ही साथ वातावरण के साथ अंतःक्रिया अर्थात पियाजे का जो संज्ञानात्मक सिद्धांत है वह यह कहता है कि यह जो विकास होता है बालक का संज्ञानात्मक विकास या उसकी किसी भी क्षमताओं का विकास, उसका गुणात्मक या परिणामात्मक विकास जो होता है वो उसकी परिपक्वता हम जानते हैं उसकी आनुवांशिकी से रिलेट करती है अर्थात उसकी आनुवांशिकी किस प्रकार की है उससे उसकी परिपक्वता होती है। उसकी मानसिक परिपक्वता, उसकी शारीरिक परिपक्वता किस आयु स्तर तक इस स्तर को प्राप्त कर लेगी, तो उसकी जननिक क्षमता अर्थात परिपक्वता और उसकी वातावरण के साथ अंतःक्रिया अर्थात वातावरण के साथ वह अंतःक्रिया करके सक्रिय रह करके किस प्रकार के अनुभव प्राप्त कर रहा है, इन दोनों के कारण ही, इन दोनों के संयुक्त प्रभाव से ही उसका बालक का मानसिक, शारीरिक या हम कहें का उसका सामाजिक विकास, उसका सांस्कृतिक विकास, उसका नैतिक विकास, ये सभी विकास पूर्ण होते हैं। और परिपक्वता और वातावरण इन दोनों की भूमिका बराबर है अर्थात न तो किसी की भूमिका कम है और न किसी की ज़्यादा, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अब संज्ञान का अर्थ क्या होता है? संज्ञान का अर्थ है देखना। देखना अर्थात हम उसे कहते हैं प्रत्यक्षण या प्रेक्षण।
किसी भी वस्तु को स्वयं के दृष्टिकोण से देखना या उसका अवलोकन करना। उसके पश्चात इसका अर्थ है अवबोधन करना। अवबोधन अर्थात उसकी समझ बनाना, जिस वस्तु को हमने देखा है उसकी समझ व्युत्पन्न करना, उसका संज्ञान व्युत्पन्न करना, या हम कहें कि उसका विवेक उत्पन्न करना। उसके पश्चात समझना वही है अवबोधन करना। ये कहता है अंतर्निहित करना या जानना। अंतर्निहित अर्थात हमारे स्वयं के मानसिक ढांचे में उसका आत्मसातीकरण या समावेशन कर लेना, या उसको निहित या समावेशित या समाहित कर लेना, या उसको जानना, यानी एक प्रकार से उस वस्तु का ज्ञान हो जाना। ये सभी क्या है? संज्ञान है। संज्ञानात्मक विकास का अर्थ अब क्या होगा इन परिभाषाओं के अनुसार कि इससे क्या होगी? जानने में वृद्धि होगी। जानने में वृद्धि अर्थात हमारा जो ज्ञान है उसमें वृद्धि होगी, और धीरे धीरे उस ज्ञान की सहायता से हम नए ज्ञान को प्राप्त करने में सफल होंगे या सहायक होगा ये नया ज्ञान। तथा हमारी क्षमताओं में समय अनुसार वृद्धि होगी, हमारी क्षमता बढ़ेगी, और समय अनुसार हमारे समझने में अर्थात हमारे अवबोधन में हमारा संज्ञानात्मक विकास होगा। इसलिए हमारी संपत्ति निर्माण की जो प्रक्रिया है, नई नई चीज़ों को समझने की प्रक्रिया है, उसमें भी वृद्धि होगी। और अवबोधन करना जो कि परिपक्वता तथा वातावरण के साथ अंतर क्रिया करने से सुसाध्य होता है। अवबोधन वही समझ प्राप्त करना, किन्हीं वस्तुओं की, वातावरण की, किसी भी वस्तु की या वातावरण के प्रति अवबोधन प्राप्त करना। और यह प्रक्रिया हम जानते हैं संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार परिपक्वता अर्थात हमारी जननी क्षमता, और वातावरण से अंतःक्रिया अर्थात हमने वातावरण के साथ क्या क्रियाएं की है, क्या अनुभव इससे प्राप्त किए हैं, किस प्रकार की अनुभूति हमने वातावरण के साथ अंतःक्रिया करके प्राप्त की है। इन दोनों के कारण, इन दोनों की अंतःक्रिया करने के कारण ही सुसाध्य अर्थात प्राप्त होती है। सुसाध्य यानी कि सरलता से यह साध्य हो जाती है, प्राप्त हो जाती है। संज्ञान में मानसिक प्रतिमानों की संरचना करने की योग्यता है। संज्ञान अर्थात हमारी जो समझ है, हमारी जो स्थायी ज्ञान जिसे हम कहते हैं, हमारी जो समझ है उसमें क्या होता है? मानसिक प्रतिमानों अर्थात किसी भी वस्तु की प्रक्रियाओं का, किसी भी वस्तु की संप्रत्य का हम अपने मानसिक रूप में उसका चित्रण कर लेते हैं, उसका चित्र बना लेते हैं, उसका एक मॉडल या प्रतिमान निरूपित कर देते हैं। प्रतिमान अर्थात मॉडल या एक संरचनात्मक चित्र जिसका हम चित्रण कर लेते हैं, उसकी योग्यता किसमें होती है? संज्ञान में। अर्थात संज्ञान किसी भी वस्तु का मानसिक चित्रण कर देता है, और मानसिक चित्रण जो है वो एक सुव्यवस्थित क्रम में करता है, इसलिए वह क्या होता है? स्थायी। और इस प्रकार से हम क्या कर लेते हैं? अधिगम कर लेते हैं, जिसमें विचार होते हैं। विचार अर्थात हमारे तथ्य जो हम सोचते हैं, हमारे सोचने की जो क्षमता है वो उस सोचने की क्षमता पर हमारे विचार निर्भर करते हैं। हम जो देखते हैं, हमारी जो दृष्टि है उसके अनुसार हमारी जो दृष्टि है, हम जिस प्रकार से किसी वस्तु का अवलोकन करते हैं, हमारे जो दृष्टिकोण है, हमारे जो मत है, या हम जिस प्रकार से हमारी जो वृत्ति होती है उसी प्रकार से हम किसी वस्तु को देखते हैं या अवबोधन करते हैं, तो उस पर निर्भर करती है, उस पर निर्भर करते हैं हमारे विचार। उसके पश्चात हमारी तर्क शक्ति अर्थात हम किस प्रकार से तर्क को काम में लेते हैं, अर्थात रीजनिंग, तर्क शक्ति। उसके पश्चात हमारी स्मृति अर्थात हमें किसी वस्तु का जो अवबोधन हुआ है, किसी वस्तु को हमने प्रेक्षण किया है, वह हमारे मानसिक पटल में कितने समय तक चित्रित रहेगी। उसके पश्चात भाषा की भूमिका। भाषा अर्थात किसी भी वस्तु, वातावरण में प्राप्त किसी भी वस्तु, किसी भी उद्दीपक को हम अपने मानसिक चित्रण के लिए भाषा की आवश्यकता होती है। अर्थात इसमें भाषा में प्रतीक एवं संकेत, इन माध्यमों से हम उन संकेतों का या उन चिन्हों का हमारे मानसिक चित्रण में इनका परिचालन करने के पश्चात ही किन्हीं संप्रत्तियों का निर्माण करते हैं। इसलिए भाषा की भूमिका इसमें बहुत अधिक है। इसके पश्चात जैसे ही आसपास के वातावरण में का निरीक्षण अर्थात अवलोकन जिसे हम कहते हैं, या हम कह सकते हैं प्रत्यक्षण, उसके पश्चात अवबोधन अर्थात समझ तथा मानसिक प्रक्रियाओं के रूप में उनको अंतर्भूत या अंतर्निहित किया जाता है। अर्थात जब भी हम किसी वस्तु का अवलोकन करेंगे, फिर उसको समझेंगे और मानसिक प्रक्रिया में उसको अंतर्भूत या उसको समाहित कर लेंगे, अर्थात उसको आत्मसात या समावेशीकरण कर लेंगे, तो मानसिक बिंबों का निर्माण हो जाएगा। बिंब अर्थात उस वस्तु का
उस वस्तु का एक मूर्त चित्रण हमारे मन में हो जाएगा, उसे हम मानसिक बिंब कहेंगे। और मानसिक बिंब को हम संप्रत्य निर्माण या संप्रत्य की संरचना भी कहते हैं। और ये संप्रत्य निर्माण जो है हमारे मानसिक संरचना में चित्रित हो जाएगा। इस प्रकार से मानसिक बिंबों का निर्माण होगा। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति का उसका प्रेक्षण करने की विशिष्ट रीति के अनुसार उसका अपना विशिष्ट प्रतिमान होता है। प्रतिमान अर्थात मॉडल होता है। किसी भी वस्तु के प्रति उसका जो ज्ञान होता है, उसकी जो समझ होती है, वह उसकी देखने की रीति पर निर्भर करती है, उसकी प्रेक्षण अर्थात प्रत्यक्षण पर निर्भर करती है। हम जानते हैं संज्ञानात्मक विकास किन किन पर निर्भर करता है, उसकी बुद्धि पर निर्भर करता है, उसकी स्मृति पर, उसकी चिंतन करने की योग्यता पर, और उसके प्रेक्षण या प्रत्यक्षण करने की योग्यता है उसकी सूझ पर निर्भर करता है। इसलिए वह व्यक्ति जिस रीति से, जिस दृष्टिकोण से प्रेक्षण करता है, उसी के अनुसार उसका प्रतिमान जो होता है निर्धारित होता है। जैसे हम देख सकते हैं, यदि कोई बच्चा फ़ोन को देखता है तो किसी बच्चे को उस फ़ोन का रंग अच्छा लगेगा, कोई बच्चा उस फ़ोन के रंग पर अपना दृष्टिकोण या अपनी दृष्टि को समायोजित करेगा या केंद्रित करेगा। कोई बच्चा उसके आकार पर अपनी दृष्टि केंद्रित करेगा, या अलग अलग प्रकार से किसी भी पक्ष पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। ये सभी व्यक्तिपरक होती है, अर्थात व्यक्ति अपने अनुसार किसी भी वस्तु का प्रत्यक्षण करता है। तो ये प्रतिमान का जो निर्माण होता है वह प्रत्यक्षण करने की क्षमता पर निर्भर करता है। यही एक तरीका है जिससे सीखने वाला अधिगमकर्ता अपने आसपास के वातावरण के बारे में सीखता है। इस तरीके के अनुसार ही अर्थात समावेशीकरण की प्रक्रिया, वह सर्वप्रथम सबसे पहले किसी वस्तु का प्रेक्षण करेगा, प्रेक्षण करने के पश्चात वह उसका अवबोधन कर लेगा, अवबोधन अर्थात समझ लेगा, समझने के पश्चात वह अंतर्निहित करेगा, अंतर्निहित करने के लिए वह सबसे पहले ये जो समावेशीकरण की प्रक्रिया, उसके पश्चात वह समायोजन की प्रक्रिया अपनाएगा, अर्थात उसमें परिवर्तन या रूपांतरण करेगा, फिर साम्य धारण के पश्चात वह अनुकूलन कर लेगा। इसी अनुकूलन को हम क्या कहेंगे, सीखना अर्थात अधिगम, और अपने आसपास के वातावरण के प्रति सीखता है। ठीक है। इसके पश्चात ब्रूनर के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के 3 प्रतिनिधानों के अनुसार संपन्न होता है। ब्रूनर जो है वह भी एक संरचनावादी है, जिस प्रकार से संज्ञानात्मक विकास के प्रवर्तक जीन पियाजे जो कि एक संरचनावादी है अर्थात रचनावादी है, उनके अनुसार बच्चा जो है किसी भी ज्ञान का या समझ का निर्माण स्वयं करता है, किसी भी ज्ञान की या संरचना का निर्माण या हम कहें कि संप्रत्य का निर्माण स्वयं करता है, वह सक्रिय होकर उसका निर्माण करता है। अर्थात जो अधिगम होता है वह विद्यार्थी केंद्रित या हम कहें कि उस बालक पर केंद्रित होता है जिसने अधिगम करना है। तो ब्रूनर भी एक संरचनावादी है। तो इन्होंने जो संज्ञानात्मक विकास है उसके 3 प्रतिनिधानों अर्थात 3 उपनिकायों की चर्चा की, जो कि उसके संज्ञानात्मक विकास को निर्धारित करते हैं। सबसे पहला है क्रियात्मक प्रतिनिधान हम कह सकते हैं, उपनिकाय कह सकते हैं, उसको उपसंरचना भी कह सकते हैं, उसको हम मॉडल भी कह सकते हैं या प्रतिमान भी कह सकते हैं। पहला है क्रियात्मक अर्थात एक्शन के आधार पर जो होता है, एक्शन यदि बच्चा क्रिया करेगा तो उसका संज्ञानात्मक विकास होगा, उसका संप्रत्यात्मक विकास या उसकी संप्रत्यात्मक संरचना डेवलप होगी। उसके पश्चात प्रतिमा हम जानते हैं मॉडल रूप में, यदि बच्चा किसी वस्तु को मॉडल रूप में देखेगा तो उसका प्रतिनिधान अर्थात उसका संप्रत्य निर्माण होगा। उसके पश्चात वो यदि उसे प्रतीक रूप में भी उसके सामने उसे प्रस्तुत किया जाएगा तो वह अपनी संज्ञानात्मक संरचना का विकास कर लेगा, वह अपना संप्रत्य निर्माण करेगा। इनके उदाहरण इस प्रकार से हो सकते हैं। एक छोटा बच्चा जो कि यदि हम मान सकते हैं कि वह 0 से 2 वर्ष की आयु अर्थात जो पियाजे का सिद्धांत है उसके अनुसार 0 से 2 वर्ष की आयु संवेदी प्रेरक अवस्था यदि उसमें है तो वो क्या करेगा, छोटा बच्चा सेव के बारे में जानने के लिए क्या करेगा, अपनी संवेदना अर्थात अपनी इंद्रियों से उसके बारे में जानने का प्रयास करेगा या संज्ञानात्मक ज्ञान या उसके बारे में संज्ञान करने का प्रयास करेगा, अपनी संज्ञानात्मक संरचना का विकास करने का प्रयास करेगा। तो वो क्या करेगा, अपनी ज्ञानेंद्रिय के माध्यम से उस सेव के बारे में जानेगा, वह क्या करेगा, उसको छुएगा, उसको पकड़ेगा, उसको चखेगा, उसको सूंघेगा, इस प्रकार की क्रिया करके वह अपना संज्ञानात्मक विकास करेगा। इसको क्या कहेंगे हम, क्रियात्मक रीति, अर्थात वह क्रिया करके उस वस्तु पर क्रिया करके उसका संज्ञान प्राप्त कर रहा है, उसकी समझ प्राप्त कर रहा है, तो ये हो गई क्रियात्मक रीति।
यदि बच्चा बड़ा होता है तो बड़ा होगा तो जब सेव का चित्र देखेगा, अर्थात चित्र देखने पर उसकी प्रतिमा जब देखने लग जाएगा, अर्थात हम जिसे हम कह सकते हैं चित्र, अर्थात दृश्य श्रव्य सामग्री का हम जैसे ही प्रयोग करेंगे तो उसका प्रतिरूप या प्रतिमापक या मॉडल जिसे हम कहते हैं, प्रतिमा अर्थात मॉडल ही होता है जो 3D में होता है, उस वस्तु का लगभग वही रूप होता है, परंतु वह उससे छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, परंतु उसका सही चित्रण वो करता है तो सेव को जान लेता है। यदि वह उसका प्रतिरूप देखता है तो वह सेव को जान लेता है। यह अवस्था होती है जब बालक 7 से 11 वर्ष की आयु, या हम कहें कि 2 वर्ष बाद भी, 2 वर्ष बाद से अर्थात पूर्व संक्रियात्मक अवस्था व मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो है, उस अवस्था में बालक जो है उसको यदि आप मॉडल दिखाओगे तो भी वह सेव के बारे में समझ जाएगा। अब आती है प्रतीकात्मक अवस्था, अर्थात जब वह किसी भी वस्तु को भाषा के द्वारा या प्रतीकों के द्वारा या संकेतों के द्वारा जब व्यक्त करना सीखता है, तो यदि 2 से 4 वर्ष जब उसकी भाषा डेवलप होती है, जब वह संकेतों या विचारों के माध्यम से किसी वस्तु को समझाना सीख जाता है, उसका संज्ञान सीख जाता है, तो वह केवल सेव शब्द से ही उसका अर्थ ज्ञान कर लेगा, अर्थात उसका संज्ञान कर लेगा। तो यह कहलाती है प्रतीकात्मक वृत्ति, अर्थात उसके केवल प्रतीक से, उसके केवल संकेत से ही वह समझ जाएगा कि यह वह वस्तु है। अर्थात हम कहेंगे कि प्रतिरूप मॉडल से समझने की जो अवस्था है वह है 2 वर्ष के पश्चात। उसके अलावा 2 वर्ष से 4 वर्ष के अंतर्गत बालक की जो भाषा विकसित होती है, उसी भाषा पर यह निर्भर करता है कि वह प्रतीकात्मक रीति से कितना संज्ञान अर्जित करेगा। उसके पश्चात हम कहें कि क्रियात्मक प्रतिनिधान, तो क्रियात्मक प्रतिनिधान वह 0 से 2 वर्ष की उम्र में, अर्थात संवेदी प्रेरक अवस्था सेंसरी मोटर स्टेज में इस प्रकार की क्रिया करता है और अपना संज्ञान विकसित करता है। पियाजे का संज्ञानात्मक विकास जो है, पियाजे ने बच्चे से प्रौढ़ तक के विकास और संवर्धन के समय में बालक के चिंतन और ज्ञान के विकास की संकल्पना का एक सुव्यवस्थित रूप प्रस्तुत किया। अर्थात पियाजे ने क्या किया था, एक छोटे बच्चे जो जन्म से लेकर के वो जब तक प्रौढ़ होता है, वयस्क होता है, तब तक उसका अध्ययन किया, उसका गहन चिंतन किया, उसकी अवस्थाओं का प्रेक्षण किया। पियाजे ने अपने 3 बच्चों का प्रेक्षण भी किया था, 5 किताबें उन्होंने इस अध्ययन में पढ़ी थी। उसके पश्चात उन्होंने अपना संज्ञानात्मक विकास दिया था। तो पियाजे ने विकास के संवर्धन के समय में बालक का जो चिंतन होता था, तो बालक का जब मानसिक विकास होता तो उसकी बालक की जो चिंतन की प्रक्रिया है, अर्थात ज्ञानार्जन की जो प्रक्रिया है, चिंतन व ज्ञानार्जन की जो प्रक्रिया है या ज्ञानार्जन का जो विकास होता है, उसकी संकल्पना का वर्णन एक सुव्यवस्थित रूप में किया। अर्थात ज्ञानार्जन व चिंतन की प्रक्रिया समझाने का पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास में प्रयास किया है। उनके अनुसार संज्ञानात्मक विकास का अर्थ क्या है, ज्ञानार्जन किस प्रकार से होता है, अर्थात ज्ञानार्जन की प्रक्रिया क्या है, वह ज्ञान को कैसे अर्जित करता है या समझता कैसा है, किसी वस्तु के संपत्ति निर्माण किस प्रकार से करता है, वह संज्ञानात्मक संरचना का निर्माण किस प्रकार करता है, तथा उत्तरोत्तर चरणों तथा विभिन्न आयु स्तरों में उसका विकास किस प्रकार से होता है। धीरे धीरे आगे के चरणों में उसकी संज्ञानात्मक संरचना का या उसके चिंतन का या उसकी जो जानने की, ज्ञान को अर्जित करने की क्षमता का विकास किस प्रकार से होता है, इस प्रकार का जो सिद्धांत है वो पियाजे ने इस प्रकार का सिद्धांत देने का प्रयास किया। कभी कभी पियाजे का जो सिद्धांत है वो जननिक ज्ञान मीमांसा कहलाता है। जननिक ज्ञान मीमांसा क्या है कि जननिक अर्थात जो हमारे जैविक तंत्र से संबंधित है, अर्थात हमारी परिपक्वता से संबंधित, और ज्ञान मीमांसा होता है गहन चिंतन के द्वारा जो विचार किया जाता है। अर्थात पियाजे का जो सिद्धांत है वो हमारी जैविक तंत्र तथा हमारी चिंतन उस पर आधारित है, और पियाजे ने भी गहन चिंतन करके तथा जनन तंत्र पर गहन चिंतन करके इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इसलिए इस सिद्धांत को जननी ज्ञान मीमांसा भी कहते हैं। उसके जैविक उत्तराधिकार अर्थात उसकी आनुवांशिकी, उसकी परिपक्वता जो निर्धारित करती है उसे हम आनुवांशिकी कहते हैं। वही जैविक उत्तराधिकार अर्थात उसे जैविक रूप में क्या उत्तराधिकार प्राप्त हुआ है, तथा ज्ञानात्मक विकास के लिए अर्थात उसको ज्ञान के अर्जन के लिए वातावरण के मध्य क्रिया प्रतिक्रिया पर उसका ध्यान केंद्रित करता है। अर्थात पियाजे के अनुसार पियाजे ये कहते हैं कि बालक जो है, बालक का जो संज्ञानात्मक विकास होता है वह 2 चीज़ों से होता है, अर्थात 2 प्रत्ययों के द्वारा होता है। 2 प्रत्यय कौन से? अर्थात पहली उसकी परिपक्वता,
परिपक्वता जो उसकी आनुवंशिकता पर निर्भर करती है, जो उसे उसकी पीढ़ियों से मिली है, उसके वंश से उसे मिलता है। और दूसरा है वह पर्यावरण में रह के किस प्रकार के अनुभव प्राप्त करता है, किस प्रकार की अनुभूति प्राप्त करता है। इन दोनों का जो सामंजस्य होता है अर्थात परिपक्वता और वातावरण, इन दोनों के द्वारा उसका संज्ञानात्मक विकास जो है निर्धारित होता है। यदि इन दोनों में से एक भी कम या एक भी अधिक होता है तो उसका संज्ञानात्मक विकास उसी प्रकार से निर्धारित किया जा सकता है। इसके पश्चात अंतर्निहित मानसिक प्रक्रियाएं अर्थात पियाजे ने जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया, उनके अनुसार किसी भी बालक का संज्ञानात्मक विकास इन प्रक्रियाओं पर निर्भर करता है। ये चार प्रक्रियाएं पियाजे महोदय ने बताई, उसमें आत्मसातीकरण जिसे समावेशीकरण भी कहते हैं, उसके पश्चात उन्होंने बताई कि समंजन अर्थात जिसे हम समायोजन भी कहते हैं, ये दोनों प्रक्रियाएं, उसके पश्चात साम्य धारण हो गई और उसके पश्चात अनुकूलन हो गई। ये चार प्रक्रियाएं और इन चारों प्रक्रिया से गुजरने के बाद बालक का संज्ञानात्मक संरचना डेवलप होती है या उसकी हम कहें संप्रत्य उसका निर्मित होता है, जिसे हम स्कीमा कहते हैं। और स्कीमा में बहुत सारी स्कीम्स या बहुत सारी योजनाएं होती है जिन्हें हम संप्रत्यात्मक योजनाएं या संप्रत्यात्मक स्कीम्स भी कहते हैं। आत्मसातीकरण क्या है? आत्मसातीकरण जिसका अर्थ है स्वीकार करना। हमें नया ज्ञान प्राप्त होता है या हमें नई समझ जब प्राप्त होती है उसको हम ऐसे के ऐसे स्वीकार कर लेते हैं, अर्थात तो हमारे पूर्व ज्ञान से उस नए ज्ञान का संबंध स्थापित कर लेते हैं या पूर्व ज्ञान और नए ज्ञान में किसी भी प्रकार का विरोध नहीं होता है, तर्क विभंगता नहीं होती, तो हम उसे ऐसे के ऐसे स्वीकार कर लेते हैं। अर्थात उद्दीपक और सूचनाओं को वातावरण से लेकर सीधा आत्मसात कर लेते हैं, अर्थात हमारे तंत्र में उसे समावेशित कर लेते हैं। यदि हम कहें कि हमारा जैविक तंत्र है वह किसी भी नए प्रकार के भोजन के प्रति क्रियाशील नहीं है, तो यदि हम जब कोई नया भोजन करते हैं तो क्या होगा? उस नए भोजन को करने पर हमारा जैविक तंत्र उसके प्रतिक्रियाशील नहीं है तो वह उसका पाचन नहीं कर पाएगा, और पाचन नहीं कर पाएगा तो हमारे शरीर को उससे हानि उठानी पड़ेगी। और यदि वह उसका पाचन कर लेगा अर्थात उसको समावेशित कर लेगा और उसका पाचन करके हमें उससे शक्ति प्राप्त होगी और हम नई भोजन का पाचन करने की या नया कार्य करने की क्षमता में हमारे वृद्धि होगी। लेकिन यदि वह उसका पाचन नहीं कर पाएगा तो धीरे धीरे यदि हम उसका लगातार उस भोजन को खाते हैं तो हमारी जैविक तंत्र में इस प्रकार की संरचना विकसित हो जाती है या इस प्रकार से समायोजित हो जाती है कि वह उस भोजन को पाचित करने की संरचना विकसित कर लेती है अर्थात समायोजित हो जाती है, और उसका वापस क्या होता है? समायोजन होकर एक विशिष्ट संरचना का निर्माण हो जाता है, अर्थात संप्रत्य का वापस निर्माण हो जाता है, उस जैविक संरचना का वापस निर्माण होगा और हमारी जैविक संरचना एक विशिष्ट जैविक संरचना बन जाएगी और वो जो नया भोजन है वह भी पाचित होने लगेगा। समंजन की प्रक्रिया अर्थात उद्दीपक और सूचनाओं के लिए स्थान देना अर्थात उन्हें समायोजित करना। नया उद्दीपक या नई सूचनाएं जब हमारे पुराने ज्ञान से संबंधित हो परंतु उन दोनों में क्या हो? विरोध हो, तर्क संगतता हो या अव्यवस्था उत्पन्न हो, तो हमें क्या करना होगा? समायोजन या समंजन करना पड़ता है, अर्थात हमारे पूर्व ज्ञान में कुछ परिवर्तन या रूपांतरण करना पड़ता है या नया ज्ञान भी गलत हो सकता है तो नए ज्ञान में भी रूपांतरण किया जा सकता है, नए ज्ञान में रूपांतरण करना पड़ता है। अर्थात या तो हमें वातावरण के अनुसार ढलना पड़ेगा या वातावरण को हमारे स्वयं के अनुसार ढालना पड़ेगा, तो इस प्रकार की क्रिया को हम समायोजन कहते हैं। ये दोनों युग्म प्रक्रियाएं हैं, अर्थात ये दोनों जो प्रक्रियाएं एक साथ चलती है और ये दोनों प्रक्रियाएं एक दूसरे से संबंधित, और ये दोनों प्रक्रियाएं जब घटित होती है एक साथ तो अनुकूलन में सहायक होती है, अर्थात वातावरण के प्रति मानव जो अनुकूलन करता है उस अनुकूलन में ये दोनों प्रक्रियाएं सहायक है, अर्थात इन दोनों प्रक्रियाओं के माध्यम से ही जो मानव है वह अनुकूलन की प्रक्रिया करता है। अनुकूलन हम जानते ही हैं, अनुकूलन की यदि हमारे जो तंत्र में या बालक के समक्ष वातावरण जो अपेक्षाएं प्रस्तुत करता है या कोई समस्या किसी भी बालक के समक्ष आती है, किसी भी मानव के समक्ष कोई समस्या आती है तो वह क्या करता है? उसके प्रति अनुकूलित हो जाना चाहता है या वातावरण को अपने प्रति अनुकूलित करने का प्रयास करता है या उस समस्या का समाधान करने की कोशिश करता है, उसे हम अनुकूलन कहते हैं। अनुकूलन निरंतर गतिशील एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति को उस चीज़ को आत्मसात करने में या उसको संग्रह करने में मदद करती है जिसे वह ग्रहण करना चाहता है, तब यह योजनाओं का निर्माण तथा मानसिक निरूपणों का निर्माण करता है। अर्थात
जब भी हम किसी भी अनुकूलन की प्रक्रिया का सहारा लेना पड़ेगा, अर्थात हमारे समक्ष कोई समस्या उपस्थित होगी या हम किसी नई वस्तु का प्रत्यक्षण करेंगे, कि वातावरण की किसी नई वस्तु का प्रत्यक्षण करते हैं या वातावरण का प्रत्यक्षण करते हैं, तो हमारे ज्ञान में उस नए ज्ञान को, उस नई चीज़ का हम प्रतिरूपण या हम कहें कि संपत्ति निर्माण करना चाहेंगे, अर्थात उसको आत्मसात करने का प्रयास करेंगे, उसे आत्मसात करने का प्रयास करेंगे। तो हमारे पूर्व ज्ञान में और नए ज्ञान में यदि उन दोनों ज्ञानों में क्रम विभंगता या विरोध होगा तो हम उसे समायोजित करने का प्रयास करेंगे, अर्थात हम उसे समायोजन की प्रक्रिया अपनाएंगे। और उन दोनों में समायोजन और आत्मसातीकरण की प्रक्रिया होने के पश्चात जब ये दोनों प्रक्रियाएं साम्य धारण कर लेगी, अर्थात उनमें किसी भी प्रकार की अव्यवस्था नहीं होगी, तो एक प्रकार से वहाँ अनुकूलन हो जाएगा। अनुकूलन अर्थात हमने अपनी प्रक्रिया को वातावरण के अनुसार ढाल लिया है और अनुकूलन होने के पश्चात एक स्कीम्स, एक संप्रत्य का निर्माण होता है जिसे हम मानसिक निरूपण कहते हैं या मानसिक संप्रत्य निर्माण कहते हैं। और यही मानसिक संप्रत्य निर्माण उस वस्तु या उस पद के बारे में पूरी जानकारी रखता है, उसके अंतर्निहित संप्रत्तियों के बारे में, उसकी प्रक्रिया के बारे में। और इन्हीं योजनाओं का निर्माण अथवा मानसिक निरूपणों का निर्माण कौन करता है? यह अनुकूलन करता है। अनुकूलन होने के पश्चात ही संप्रत्य का स्थायी निर्माण होता है। इसके पश्चात हम पढ़ेंगे समस्त अधिगम जो है एक प्रकार से अनुकूलन है। हम जो लर्निंग जो होती है हमारी, जो सीखना है, वह एक अनुकूलन की प्रक्रिया है। जब भी हम किसी नई वस्तु को देखते हैं, उसके बारे में सीखना चाहते हैं, तो वह क्या है? हमारा वातावरण के प्रति अनुकूलन ही है। जैसे कि शिशु भूख से पीड़ित है, अर्थात कोई बच्चा जब भूख से पीड़ित होता है तो वह अपनी भूख को अपनी माँ को बताना चाहता है, परंतु उसकी क्योंकि भाषा विकसित नहीं होती है, वह अपनी भाषा में बता नहीं सकता अपनी माँ को, तो वो क्या करेगा? उसकी भाषा विकसित नहीं हुई है तो वह रोना सीख लेता। अब रोना सीख लेता मतलब उसकी भाषा विकसित नहीं हुई है, इसलिए वह क्या करेगा? रोने से अपना समायोजन कर लेगा अपने तंत्र का। कैसे? सबसे पहले वह रोने को आत्मसात करेगा, अर्थात वह रोने की प्रक्रिया को आत्मसात करेगा, अर्थात अपने जैविक तंत्र में उसे समावेशित कर लेगा। अब वह रोना सीख गया। मान लीजिए कि रोने की प्रक्रिया और उसका जैविक तंत्र दोनों में सामंजस्य नहीं है, वह दोनों के अंदर अंतर विरोध है या उसका जैविक तंत्र इस प्रकार का है ही नहीं कि वह रो सके, तो क्या करेगा? वह धीरे धीरे रोने का प्रयास करेगा और अपने जैविक तंत्र को उस रोने की क्रिया के अनुसार ही समायोजित कर लेगा। और ये समायोजन होने के पश्चात साम्य धारण हो जाएगा और साम्य धारण होने के पश्चात यह एक प्रकार की अनुकूलन की प्रक्रिया हो जाएगी, अर्थात वह जो वातावरण है उसके प्रति उसने अनुकूलन कर लिया, अर्थात अपने जैविक तंत्र को या रोने की प्रक्रिया को सीख लिया है। और यही सीखना और यही जो मानसिक निरूपण है, यह जो उसने संप्रत्य निर्माण किया है कि यदि भूख लगेगी तो मुझे रोना है, इस संप्रत्य निर्माण को ही हम क्या कहते हैं? अनुकूलन कहते हैं। इसके पश्चात एक उदाहरण ये भी हो सकता है कि जब वयस्क जो होता है वो विदेश में जाता है, तो विदेश की वहाँ की जो स्थानीय भाषा है वह उसके समक्ष एक अपेक्षा प्रस्तुत करती है, या हम कह सकते हैं कि एक समस्या प्रस्तुत करती है। तो एक समस्या जब उसको आती है तो वो क्या करेगा कि उस स्थानीय भाषा के अनुकूलित हो जाएगा, अपने स्वयं की संरचनाओं को, अपने स्वयं के संप्रत्तियों को, अपनी भाषा को उसी के अनुसार विकसित कर लेता है या उसका अधिगम कर लेता है। अर्थात वह क्या करता है कि सर्वप्रथम उस भाषा का आत्मसातीकरण करने का प्रयास करता है। आत्मसातीकरण अर्थात अपने में समावेशितकरण का प्रयास करता है। जैसे ही उस भाषा में और स्वयं की भाषा में कुछ तार्किक विभंगता आती है तो वो समायोजन कर लेता है, अपनी स्वयं की भाषा का, अपनी स्वयं की भाषा का परिशोधन कर लेता है और इस प्रकार से साम्य धारण की प्रक्रिया हो जाती है। और साम्य धारण की प्रक्रिया करने के पश्चात वह अनुकूलन कर लेता है उस भाषा का, अपनी भाषा का उस भाषा के अनुसार अनुकूलन कर लेगा और यह एक संप्रत्य निर्माण हो जाएगा, अर्थात उसकी भाषा का विकास हो जाएगा। वह उस भाषा का मानसिक चित्रण कर लेगा, उस भाषा के बारे में संप्रत्य का निर्माण कर लेगा। इसके पश्चात पियाजे का जो संज्ञानात्मक सिद्धांत है उसकी अवस्थाओं के बारे में हम पढ़ेंगे कि पियाजे ने संज्ञानात्मक सिद्धांत की 4 अवस्थाएं बतलाई है। प्रथम अवस्था जो है वह है संवेदी प्रेरक अवस्था, इसे हम संवेदी कामक अवस्था, इंद्रियानुगतिक अवस्था भी कहते हैं, अर्थात इसमें बालक इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करता है, संवेदनाओं के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करता है। अब इसमें चिंतन का जो प्रकार होता है वह संवेदी प्रेरक होता है, अर्थात संवेदनाओं के द्वारा ही वह चिंतन करता है, अर्थात इसका जो चिंतन होता है वह एक प्रकार से प्रभावी चिंतन नहीं होता है, अर्थात उसका चिंतन लगभग
बहुत कम विकसित होता है, केवल संवेदनाओं के माध्यम से ही वह चिंतन कर सकता है। उसके पश्चात आती है क्रियात्मक स्थिति से पूर्व का सोपान अर्थात पूर्व संक्रियात्मक अवस्था हम इसे कहते हैं। संवेदी प्रेरक अवस्था अर्थात सेंसरी मोटर स्टेज। उसके पश्चात क्रियात्मक स्थिति से पूर्व की अवस्था अर्थात पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसे हम प्री ऑपरेशनल स्टेज भी कहते हैं, अर्थात संक्रिया करने की अर्थात जोड़, बाकी, गुणा, भाग, वर्गीकरण, समूहीकरण या हम समानता, ये इस प्रकार की जो क्रियाएं हैं गणितीय संक्रिया करने की अवस्था, उससे पूर्व की अवस्था इसे हम कहते हैं। इसके पश्चात मूर्त क्रियात्मक अवस्था आती है। मूर्त क्रियात्मक अवस्था जो होती है उसे हम कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज भी कहते हैं। ये 7 से 11 वर्ष की आयु तक होती है। इसे हम औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। इसमें विभिन्न संक्रियाओं का विकास होता है, जोड़, बाकी, गुणा, भाग, परंतु यह केवल मूर्त वस्तुओं पर ही लागू होती है, अर्थात मूर्त वस्तुओं पर बालक संक्रिया कर सकता है। इसके पश्चात जो चौथी और सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है वह है आकारिक प्रक्रियाओं की अवस्था, या इसे तात्विक संक्रियात्मक अवस्था, हम इसे अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या इसे हम अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था अर्थात इसे हम एब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल स्टेज भी कहते हैं। इसकी जो आयु होती है वह होती है 11 वर्ष से आगे, अर्थात 11 से 15-16 वर्ष। अब चिंतन का प्रकार इनमें किस प्रकार का होता है? चिंतन संवेदी प्रेरक अवस्था 0 से 2 वर्ष की आयु। संवेदी प्रेरक अवस्था, इसमें चिंतन का जो प्रकार होता है वह संवेदी प्रेरक होता है, अर्थात वह अपनी संवेदनाओं के माध्यम से, अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ही चिंतन करता है, अर्थात इस अवस्था में बालक का चिंतन सुव्यवस्थित नहीं होता है, व्यवस्था का उसमें अभाव होता है, अर्थात एक मौलिक चिंतन का अभाव होता है। यह इसकी प्रमुख उपलब्धियां क्या है? पूर्ववाचिक अवस्था, अर्थात वाचिक अर्थ बोलने से पूर्व की यह अवस्था है। इसमें बालक बोलना नहीं सीखता, अपने भावों को अभिव्यक्त करना नहीं सीखता है, अर्थात उसकी भाषा विकसित नहीं होती है। गतियों की आवृत्ति, अर्थात गतियों की आवृत्ति वह करता है, किसी भी कार्य को करता है तो वह उसको बार बार करने का प्रयास करता है, जिसे हम वर्तुल गतियों की अवस्था भी करते हैं। वर्तुल अर्थात वह एक ही कार्य को बार बार करता है, दोहराता है। जैसे जो बालक है वह किसी वस्तु को एक बार ले जाकर वहाँ रखेगा, फिर वापस उसको उठाकर ले आएगा, वापस उसको वहाँ रखने का प्रयास करेगा, तो यह आवृत्ति की अवस्था है। जनजातीय दोष युक्त व्यवहार, अर्थात इसमें बालक से बहुत सारी गलतियाँ भी होती हैं और इस गलतियाँ युक्त व्यवहार होता है, अर्थात इस अवस्था में बालक बहुत सारी गलतियाँ करता है। लक्ष्योन्मुख व्यवहार, अर्थात इसमें जो व्यवहार होता है बालक का वह लक्ष्योन्मुख होता है, किसी लक्ष्य के प्रति निश्चित होता है, अर्थात बालक किसी भी लक्ष्य के पीछे जब लग जाता है तो वह उस लक्ष्य को प्राप्त करने से पहले उससे दूर नहीं हटता है। जैसे आप किसी वस्तु को छुपा देंगे तो बालक उसको ढूंढने में लगा ही रहेगा बहुत देर तक, और जब वह उसे वस्तु नहीं मिलेगी तो वह रोने का इस प्रकार का सहारा लेगा, अर्थात उसका जो व्यवहार होता है वो निर्देशित व्यवहार होता है, उस वस्तु को ढूंढने का प्रयास करता है, उस वस्तु के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करता है। इसमें वस्तु स्थायित्व का भाव आ जाता है, अर्थात जो वस्तु उसने देखी है, जिस वस्तु का उसने प्रेक्षण किया है, जिस वस्तु का उसने प्रत्यक्षण किया है वह वस्तु हमेशा विद्यमान रहेगी, अर्थात वह संरक्षित वस्तु रहती है। अर्थात यदि किसी वस्तु को उसके सामने से छिपा भी दिया जाएगा तो उसे पता है कि यह वस्तु वर्तमान में विद्यमान है और कहीं ना कहीं इसे छिपा दिया गया है और वह इसे ढूंढ लेगा। जीवत्वारोपण, अर्थात वह किसी भी निर्जीव वस्तु में जीवात्वारोपण कर सकता है, अर्थात वह निर्जीव वस्तु को सजीव समझने का प्रयास करता है और सजीव समझने लगता है। और यह जो है जीवात्वारोपण, यह 2 वर्ष, लगभग 2 वर्ष के अंतिम महीनों में इसका निर्माण होता है, जीवात्मारोपण का। इसके पश्चात हम पढ़ेंगे क्रियात्मक स्थिति से पूर्व अवस्था अर्थात पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। इसमें चिंतन और अंतर प्रज्ञा विचार, यह चिंतन का प्रकार, अर्थात इसमें बालक जो है मौलिक चिंतन अर्थात वयस्कों के समान तो चिंतन नहीं कर सकता है, परंतु वह एक प्रकार से मौलिक चिंतन प्रारंभ कर देता है। तार्किक चिंतन के प्रारंभिक अवस्था अंतर प्रज्ञा, अंतः प्रज्ञा अर्थात उसकी अंतर्दृष्टि, उसकी सूझ समझ रूपी विचार विकसित होने लगते हैं। आत्मकेंद्रितता, अर्थात वह आत्मकेंद्रित होता है, अर्थात सभी वस्तुओं को केवल अपने अनुसार देखता है, दूसरों के दृष्टिकोण अर्थात दूसरों के देखने के
नज़रिए से वह अवगत नहीं होना चाहता और नहीं हो पाता है, अर्थात वह किसी वस्तु को केवल अपने ही व्यू से देखता है। इसके पश्चात इस अवस्था में वह अनुकरण करता है, लोगों का अनुकरण करके ज्ञानार्जन करता है या अपना संज्ञानात्मक विकास करता है। जैसे इस अवस्था में वह अपनी भाषा का विकास करता है। प्रत्यक्ष बोध तर्कना, अर्थात सीधे सीधे प्रत्यक्ष सामने जब किसी वस्तु को देखता है तो उसके बोध से, उसकी समझ से वह तर्कना विकसित कर लेता है, अर्थात जिसे हम आकस्मिक तर्कना भी कहते हैं। सीधी सीधी तर्कना जिसमें तर्क नहीं होता है, उसमें तर्क की सुव्यवस्था नहीं होती है, व्यवस्थित तर्क नहीं होता है, एक आकस्मिक तर्क होता है, तो उसे हम प्रत्यक्ष बोध तर्कना भी कहते हैं। इसमें काल्पनिक खेल केंद्रण, अर्थात बालक में जो है काल्पनिक खेल की प्रवृत्ति पाई जाती है। वह इस प्रकार के खेल खेलता है जिसमें कल्पनाएं अधिक होती है। जैसे वह प्लास्टिक की गुड़िया के साथ खेल सकता है, वह इस प्रकार के खेल खेल सकता है जिसमें मैं केवल कल्पनाओं में वह डूबा रहता है। वह यह सोचता है कि परियों, हाँ हम सोच सकते हैं ये जो परियों की कहानियाँ हैं, परियों के जो खेल हैं, जादुई खेल है, इस प्रकार के खेलों में उसकी अधिक रुचि रहती है। असंगत आकस्मिक तार्कना, अर्थात उसकी संगतता का अभाव होता है। संगतता अर्थात क्रमबद्धता का अभाव होता है, एक दूसरे से वह संबंधित नहीं होते हैं तर्क, वह केवल आकस्मिक तर्कना देता है, उसके चिंतन में तार्किकता का अभाव होता है। उसके पश्चात हम पढ़ेंगे मूर्त क्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, अर्थात आगमनात्मक चिंतन। क्रियात्मक स्थिति से पूर्व की अवस्था में विकेंद्रण की अवस्था भी होती है। विकेंद्रण अर्थात विशेष केंद्रण, अर्थात किसी वस्तु पर विशेष रूप से केंद्रित हो जाता है। वह दूसरों के पक्षों को या दूसरों के नज़रियों को नहीं देख सकता है, वह केवल अपने ही नज़रिए को देखता है, अर्थात वह दूसरों के पक्षों को या दूसरे की दृष्टि को नहीं समझ सकता। आत्महासोन्मुख केंद्रिता, अर्थात वह आत्मा में वह स्वयं ही अपनी मानसिक रूप में ही हंसने का प्रयास करता है, हंसता है, इस प्रकार की प्रक्रियाएं वह करता है। इसके पश्चात मूर्त क्रियात्मक अवस्था, इसमें वह व्याख्या कर सकता है, किसी वस्तु को परिभाषित कर सकता है, किसी पद को परिभाषित कर सकता है। परिरक्षण अर्थात संरक्षण का गुणधर्म उसमें विकसित हो जाता है। वह दो वस्तुओं जिनमें समान रूप से पानी भरा है, परंतु एक जो जार है, एक जो गिलास है, उसमें वह मोटी गिलास है तो उसमें कम ऊंचाई तक पानी भरेगा, एक पतली गिलास है अर्थात लंबाई जिसकी ज़्यादा है तो उसमें अधिक पानी भरेगा। तो उन दोनों में वह बता सकता है कि दोनों में समान मात्रा में पानी, अर्थात यहाँ संरक्षण का गुणधर्म विकसित हो जाता है। अर्थात आकार परिवर्तित होने पर भी आयतन अर्थात द्रव्य जो है वह संरक्षित होता है। यह द्रव्य संरक्षण का जो नियम है उसके समझ में आ जाता है, अर्थात उसके बारे में वह संज्ञानात्मक संरचना निर्मित कर लेता है। क्रमबद्धता अर्थात क्रमबद्धता सुसंबद्धता वह विकसित कर लेता है, अर्थात तार्किकता वह एक तरीके से विकसित कर लेता है कि यह पद इससे संबंधित है, यह पद इससे संबंधित है। इस प्रकार का, जैसे हम किसी भी वस्तु का समूहीकरण करते हैं तो इसमें इस प्रकार की क्रमबद्धता की आवश्यकता होती है। तो वह क्रमबद्धता के द्वारा वह किसी वस्तु का वर्गीकरण कर लेता है, वह रूपांतरण कर सकता है अर्थात परिवर्तन कर सकता है, रूपांतरण और परिवर्तन कर सकता है, वह समानता खोज सकता है, समूहीकरण कर सकता है। अब इसमें एक मुख्य पद है कि वह इसमें उसका जो है पलटावी चिंतन का भी विकास होता है, जिसे हम निगमनात्मक तर्कना कहते हैं। अर्थात जो बालक होता है वह रूपांतरण कर सकता है इसमें कि ये जो वस्तु है इसके ज्ञान का उपयोग कर सकता है, अनुप्रयोग कर सकता है। जैसे कोई वस्तु है और दूसरी वस्तु है या 4-5 वस्तुएं उसे दे दी गई है, उन दोनों का रूपांतरण अर्थात उनमें संक्रिया करा सकता है, अर्थात रूप में अंतरण भी कर सकता है। यदि कोई वस्तु है जिसके रूप में आकार में परिवर्तन करके और दूसरी वस्तु का निर्माण कर लिया गया है तो उसे पता है कि वह वस्तु जिसका आकार अलग है परंतु वह वस्तु वही है जिसका आकार वह था। अर्थात किसी भी गिलास को यदि लोटे में परिवर्तित कर दिया गया है या हम कहें कि किसी भी वस्तु को किसी भी अन्य वस्तु या आकार की वस्तु में परिवर्तित कर दिया, रूपांतरित कर दिया गया, तो वह यह समझ जाता है कि यह वही वस्तु है या उतनी ही मात्रा की वस्तु है जिसको परिवर्तित कर दिया गया है। यथार्थ, अयथार्थ कल्पना इत्यादि। अयथार्थ कल्पना अर्थात वास्तविक कल्पना नहीं कर पाता है, वह वास्तविक रूप से कल्पना नहीं कर पाता है और वह तर्क करता अनुमान लगाता है।
अनुमान लगाना अर्थात लगभग 11 वर्ष की आयु तक आते आते वह अनुमान लगाने की प्रक्रिया अर्थात परिकल्पनाएं निर्मित करने लगता है, वह तर्क करने लगता है। परंतु यहाँ जो तर्क होगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जो तर्क होगा वह केवल मूर्त वस्तुओं के आधार पर ही वह तर्क कर सकता है, अर्थात जो वस्तुएं वास्तविकता में उपलब्ध है, जिनका प्रत्यक्षण किया जा सकता है, उन वस्तुओं पर ही वह तार्किक चिंतन कर सकता है। आकारिक प्रक्रियाओं का सोपान अर्थात हम इसे रूपात्मक संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को हम अनौपचारिक अवस्था भी कहते हैं, क्योंकि आकारिक अवस्था या रूपात्मक अवस्था में बालक का जो चिंतन होता है वह अमूर्त वस्तुओं पर होता है, अर्थात उसका चिंतन सृजनशील होता है, वह किसी भी वस्तु पर या किसी भी परिणाम पर, किसी भी कल्पना पर चिंतन कर सकता है। इसीलिए उसका जो चिंतन होता है वह औपचारिक होता है, परंतु मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में उसका चिंतन जो होता है अनौपचारिक होता है। इसीलिए मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। मूर्त क्रियात्मक अवस्था में आगमनात्मक चिंतन, इसके माध्यम से चिंतन होता है, अर्थात बालक जो है आगमनिक चिंतन करने लगता है। विशिष्ट उदाहरणों, विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से वह सिद्धांत का प्रतिपादन करने लगता है। जैसे कि वह संक्रियाएं करता है 2 × 2 = 4, 3 × 2 = 6, अर्थात ये विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से वह सिद्धांत का प्रतिपादन करने लगता है कि 2 × 2 बराबर क्या होता है 4 और 3 को 2 से गुणा करने पर क्या आता है 6। इस प्रकार से वह आगमनिक चिंतन भी करने लगता है। इस अवस्था की एक महत्वपूर्ण जो क्रिया है, जो प्रक्रिया है, वह है पलटावी चिंतन, जिसे हम प्रतिवर्तिता भी कहते हैं, जिसे हम निगमनिक तर्कणा भी कहते हैं। इस अवस्था में क्या होता है कि बालक जो है उसमें निगमनिक तर्क या प्रतिवर्तिता की प्रक्रिया का गुण आने लगता है, अर्थात पलटावी चिंतन का गुण उसमें आने लगता है। जैसे कि यदि बालक को बताया जाए कि 2 × 2 बराबर कितने होते हैं 4, और 4 में यदि वापस 2 का भाग दिया जाए, अर्थात गुणा की प्रतिवर्ती प्रक्रिया, गुणा की विपरीत प्रक्रिया या पलटावी प्रक्रिया को अपनाया जाए, अर्थात 4 में 2 का भाग दिया जाए, तो वही संख्या 2 हमें वापस प्राप्त हो जाती है, जिससे 2 को 2 से गुणा किया गया था। अर्थात वस्तु स्थायित्व या रूपांतरण का भाव उसमें विकसित हो सकता है कि यदि किसी वस्तु को किसी वस्तु से गुणा या किसी वस्तु से संक्रिया करवा के उसका रूप परिवर्तन किया जा सकता है, और वापस उसी रूप परिवर्तन को हटा करके वापस उसी वस्तु को उसी रूप में लाया जा सकता है। जैसे 2 में 2 जोड़ करके 4 प्राप्त किया जा सकता है, और उसी 4 में से 2 घटाकर वापस 2 प्राप्त किया जा सकता है। इसे हम निगमनिक चिंतन भी या निगमनिक तर्क भी कहते हैं। निगमनिक तर्क अर्थात विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से जब उसने सिद्धांत का प्रतिपादन कर लिया, अर्थात 2 × 2 क्या होते हैं 4, अब उसी सिद्धांत से वापस उदाहरणों की ओर जाना है, अर्थात निगमन, अर्थात पीछे की ओर वापस जाना है, पलटावी चिंतन करना है, हमें पलटना है वापस, या प्रतिवर्तिता यानी उल्टा वर्तन, उल्टा रूपांतरण हमें करना है, उल्टा तर्क स्थापित करना है, जिसे हम निगमनात्मक तर्क भी कहते हैं। उसको बालक यहाँ समझने लगता है, अर्थात इस अवस्था की अंतिम पड़ाव पर उसमें निगमनिक तर्क का विकास होने लगता है, वह निगमनिक चिंतन करने लगता है। परंतु अब यहाँ यह समझना बहुत अनिवार्य है कि यहाँ केवल निगमनिक चिंतन या पलटावी चिंतन या प्रतिवर्तिता का गुणधर्म का विकास होने लगता है, अर्थात यदि प्रश्न आए कि पलटावी चिंतन, निगमनिक तर्क या प्रतिवर्तिता के गुणधर्म का विकास होने लगता है या विकास होना शुरू होता है, तो वो कहाँ होता है मूर्त क्रियात्मक अवस्था। परंतु पलटावी चिंतन, निगमनिक तर्क या प्रतिवर्तिता को विकसित कहाँ कर लेता है, तो वह आएगा आकारिक प्रक्रिया की अवस्था, अर्थात अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में वह इसे पूर्ण रूप से विकसित कर लेता है, अर्थात विकास कर लेता है या विकास करता है।
तो विकास करता है अर्थात यह एक विकासशील प्रक्रिया अर्थात वह उसका प्रारंभ कर देता है और उसका निरंतर विकास करता है, परंतु वह निगमनिक तर्क या निगमनिक चिंतन करने लगता है अर्थात निगमनिक चिंतन उसने विकसित कर लिया है, पलटावी चिंतन उसने विकसित कर लिया है। यह किस अवस्था में आता है? आकारिक प्रक्रियाओं की अवस्था या 11 वर्ष से ऊपर की अवस्था। तो अब आकारिक प्रक्रियाओं की अवस्था अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 या 16 वर्ष तक होती है। इसमें क्या करता है? बालक जो चिंतन करता है वह निगमनात्मक चिंतन भी कर सकता है। आगमनात्मक चिंतन तो उसमें विकसित हो ही चुका है, उससे पहले उसमें चिंतन अंतः प्रज्ञा विचार भी विकसित हो चुका है। अर्थात जो धीरे धीरे जो अवस्थाएं बढ़ रही है उनमें बाकी सभी पिछली अवस्थाओं के जितने भी चिंतन है, जितने भी प्रतिमान है या जितनी भी उसने उपलब्धता अर्जित की है, वह उपलब्धता या वह उपलब्धि जो होगी वह अगली अवस्था में वृद्धि रूप में होगी अर्थात अगली अवस्था में वह सभी उपस्थित होगी। अब देखिए इसमें क्या होता है? इसमें वाचिक प्राक्कथन करने लगता है अर्थात वह भाषाई रूप में वह प्राक्कथन अर्थात कल्पनाएं करने लगता है, परिकल्पनाओं का निर्माण करने लगता है। आदर्शवादी चिंतन, आदर्शवादी चिंतन वह चिंतन जिसमें आदर्शवादिता हो उस चिंतन को बालक करने लगता है। आदर्शवादी अर्थात सुपर ईगो, जिसमें नैतिक मूल्यों का बिल्कुल भी पतन ना हो और नैतिक मूल्य या हमारे आदर्श या हमारे हम कह सकते हैं इसमें हमारे जो मूल्य है, हमारे जो प्रतिमान है, तो उनके उच्च स्तर को प्राप्त करने का जो चिंतन है वह करने लगता है। दूसरों के साथ सहयोग यहाँ करने लगता है। वह आनुपातिक संभाव्य परक तथा समन्वयात्मक तर्कमूलक चिंतन भी करने लगता है। इसका अर्थ है कि आनुपातिक रूप से अर्थात संभाव्य परक जो होती है परिकल्पनाएं, संभाव्य परक जो परिणाम होते हैं उन्हें आनुपातिक रूप से प्रस्तुत करने लगता है अर्थात अनुपात के द्वारा निश्चित अनुपात में कि इसका जो उत्तर है, इसका जो परिणाम है वह क्या आ सकता है, इस प्रकार के भविष्य कथन करने योग्य हो जाता है। समन्वयात्मक तर्कमूलक चिंतन अर्थात संबंधित जो चिंतन होता है अर्थात एक दूसरे से संबंधित जो सुव्यवस्थित चिंतन होता है जिसमें तर्क होता है, एक निश्चित तर्क होता है, वह चिंतन करने लगता है अर्थात वह एक तरीके से अभिसारी चिंतन और अपसारी चिंतन ये दोनों प्रकार के चिंतन कर सकता है। समन्वयात्मक तर्कमूलक चिंतन अर्थात अभिसारी चिंतन कर सकता है और वह प्राक्कथन का निर्माण कर सकता है अर्थात परिकल्पनाएं अर्थात वह मौलिक या सृजनात्मक या अपसारी चिंतन कर सकता है। आकस्मिक संबंध वह ढूंढ सकता है अर्थात जब वह परिकल्पनाओं का निर्माण करता है तो वह एक आकस्मिक संबंध का ही निर्माण करता है अर्थात आकस्मिक संबंध उसमें ढूंढता है, परंतु जब वह उसका परीक्षण करता है, उस परिकल्पना के बारे में सोचता है, उसके बारे में चिंतन करता है तो उससे सही परिणाम प्राप्त होते हैं। इसे हम आकस्मिक संबंध भी कहते हैं। इसके पश्चात जीवन में प्रारंभ 0 से 2 वर्ष पर्यंत शिशु स्पर्श और संवेदनाजन्य अनुभव द्वारा सीखता है। ये हम जानते हैं क्योंकि यह संवेदी गामक या प्रेरक अवस्था है, तो यहाँ यह संवेदनाओं या इंद्रियों के द्वारा सीखेगा, अनुभव के द्वारा सीखेगा अर्थात यहाँ बच्चा सक्रिय रूप से सीखेगा। आपने ये अवश्य देखा होगा कि छोटे शिशु अपनी मनचाही वस्तु को पकड़कर अपने मुंह में रख लेते हैं। आपने ये सभी देखा है कि बालक जो छोटा बच्चा है वह इंद्रियों के माध्यम से सीखता है, वह बहुत वस्तुओं को अपने मुँह में लेने का प्रयास करता है, मुँह के द्वारा उसे सूंघने का प्रयास करता है और उसे उठाता है, पटकता है, इस प्रकार की प्रक्रियाएं करता है। इस अवस्था में जिसे संवेदी क्रियात्मक अवस्था कहते हैं, इस अवस्था को हम संवेदी क्रियात्मक अवस्था कहते हैं। इसके पश्चात जैसे ही शिशु बड़ा होगा तो क्या होगा, उसके अंदर कुछ तर्क करने की मात्रा आ जाती है अर्थात तो उसका संज्ञान विकसित होता है, उसके अंतर्दृष्टि अर्थात उसकी सूझ विकसित होने लगती है, तो वह क्या करने लगेगा, कुछ तर्क करना प्रारंभ कर देगा क्योंकि उसकी भाषा विकसित हो जाएगी। यद्यपि वह स्वयं सबके ध्यान का केंद्र होता है अर्थात हम जानते हैं कि वो जो बालक होता है वो सभी के ध्यान का केंद्र होता है क्योंकि उसकी भाषा विकसित होने लगती है, तो वह इस प्रकार की भाषा में भी बहुत सारी गलतियां करता है, तो भाषा के कारण भी वह सभी का केंद्र होता है, परंतु वह क्या करता है, वह स्वयं सबका अनुकरण करता है। किसके लिए, सीखने के लिए, भाषा को सीखने के लिए, अन्य प्रकार के कौशल सीखने के लिए वह स्वयं सबका अनुकरण करता है। यह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में उसकी क्या है, उसकी भाषा का विकास हो जाता है। उसके पश्चात हम कहें कि संक्रियाओं से पूर्व की अवस्था है अर्थात संक्रियात्मक विकास से पूर्व का प्रारंभिक विकास होने लगता है। इसमें संकेतों का विकास होने लगता है, इसमें जीववाद की अवधारणा, इसमें आत्मकेंद्रितता का गुण उसमें आ जाता है। मूर्त क्रियात्मक अवस्था, बालक जिसका भी प्रेक्षण करेगा अर्थात जो प्रेक्षण योग्य वस्तु है
जिस वस्तु का प्रशिक्षण किया जा सकता है उसी वस्तु पर वह पर्याप्त रूपांतरण कर सकता है, अर्थात उसमें परिवर्तन कर सकता है, जिसे हम संक्रियाएं कहते हैं, उसका वर्गीकरण कर सकता है, उसमें संरक्षण का गुण निर्धारित कर सकता है, उसमें समानता निर्धारित कर सकता है, उसका विभेदीकरण करना सीख जाता है, उसकी कल्पना शक्ति उसे आकारिक संक्रियात्मक अवस्था तक ले जाने हेतु तो सक्रिय होती है। अर्थात कल्पना शक्ति, यदि वह उसमें कल्पना शक्ति का विकास यदि मूर्त अवस्था की मूर्त जो संक्रियात्मक अवस्था है उसके अंतिम क्षणों में होने लगता है तो वह कहाँ ले जाती है, उसे आकारिक संक्रियात्मक अवस्था अर्थात तात्विक संक्रियात्मक अवस्था जिसे कहते हैं वहाँ उसे ले जाती है। इस अवस्था में क्या होता है, वह प्राक कथन परिकल्पना करने योग्य हो जाता है, वह भविष्यवाणी कर सकता है कि इसका परिणाम यह प्राप्त होगा, इसके लिए यह कारण संबंध हो सकता है और वह संबंध स्थापित कर सकता है, अर्थात वह क्रमबद्धता या सुव्यवस्थितता स्थापित कर सकता है, तर्क दे सकता है, कार्य कारण संबंध स्थापित कर सकता है और संबंधों से अभिप्राय जानने में, अभिप्राय अर्थात संबंधों से अर्थ निर्माण भी कर सकता है, तो वह संबंधों से अर्थ निर्माण करने लगता है। तो इस प्रकार संज्ञानात्मक विकास का ये जो चौथा चरण है या चौथी जो अवस्था है जिसे हम आकारिक संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, यह संज्ञानात्मक विकास की सबसे उच्च अवस्था है। इसमें बालक का चिंतन वयस्क की भांति मौलिक, सृजनात्मक और अमूर्त हो जाता है। इसमें बालक अमूर्त रूप से वस्तुओं पर संक्रिया करने लगता है। इसके पश्चात संज्ञानात्मक विकास के अध्ययन की प्रविधि, यदि हमें संज्ञानात्मक विकास का अध्ययन करना है कि बालक की संप्रत्यात्मक निर्माण की अवस्थाएं या प्रविधि क्या होती है, बालक किसी वस्तु का अवबोधन किस प्रकार से करता है, तो उसकी अध्ययन करने की प्रविधि भी पियाजे ने बताई है। उसका नाम है शाब्दिक अंतःक्रियात्मक पद्धति, अर्थात शाब्दिक अर्थात हम कह सकते हैं वाचिक, अर्थात बोलने के द्वारा, भाषा के द्वारा अंतः क्रिया करके उन दोनों के मध्य क्रिया होगी, अर्थात वे एक दूसरे के प्रति उत्तर प्रत्युत्तर, प्रश्न या उत्तर इस प्रकार की क्रियाएं करेंगे, अर्थात तो उस मानसिक उद्वेलन की पद्धति के अनुसार ही है कि बालक को उद्वेलित किया जाता है, उसे उत्तेजित किया जाता है और वह उसके प्रति प्रतिक्रिया करेगा। सहायक सामग्री के साथ, सहायक सामग्री कुछ भी हो सकती है, दृश्य श्रव्य सामग्री हो सकती है, दृश्य सामग्री हो सकती है, मॉडल हो सकते हैं, चार्ट, ये कुछ प्रकार की सामग्रियां हो सकती है या वास्तविक सामग्री हो सकती है। कुछ मानसिक क्रियाओं के कार्य इसमें दिए जाते हैं, अर्थात पूर्व संक्रियात्मक अवस्थाएं जो है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, उस अवस्था की बात करेंगे क्योंकि यहाँ मानसिक क्रियाओं के कार्य दिए जाएंगे और इस आयु को ध्यान में रखते हुए, अर्थात वो जो उसकी संज्ञानात्मक अवस्था है उसको ध्यान में रखते हुए, उसके विकास की अवस्था को ध्यान में रखते हुए ये तैयार किए जाते हैं। उदाहरण के लिए एक 14 वर्षीय बालक, अब हम जानते हैं 14 वर्षीय बालक ये किस अवस्था में, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, तो यहाँ संक्रियाओं के प्रश्न दिए जाएंगे, अर्थात वह अमूर्त रूप में संक्रियाएं कर सकता है, मूर्त रूप की वस्तुओं पर या अमूर्त वस्तुओं पर भी संक्रिया कर सकता है। तो इस पर किस प्रकार से उसका चिंतन होता है, किस प्रकार से वह अवबोधन करता है, किस प्रकार से उसकी संज्ञानात्मक संरचना होती है, इस पर एक दृष्टि डालते हैं। पियाजे के अनुसार उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले एक छिन्नमय लकड़ी के टुकड़े दिए, अर्थात छिन्नमय लकड़ी के टुकड़े, उनके कलर सबके अलग अलग थे, 36 लाल थे, 36 नीले और 20 पीले और 4 हरे, अर्थात पीले और हरे क्या है, कम मात्रा में है, और एक कागज का थैला और बक्सा लिया। अब क्या कहते हैं, वो बहुत सारे बच्चे उनके सामने हैं, उन बच्चों को कहते हैं कि इनमें से सभी गुटकों को निकाल करके अलग अलग रंगों में क्या कर देंगे, विभाजित कर देंगे, उनके अलग अलग रंगों का समूहीकरण कर देंगे। उसके पश्चात उनमें से आधे जो है, सभी रंगों के अलग अलग समूहों में से आधे जो गुटके हैं वो बच्चों को दे दिए जाएंगे और आधे गुटके जो है वह संदर्भ में या संदर्भ शेड में होते हैं, अर्थात बच्चों के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए होते हैं। अब क्या होता है, ये प्रक्रिया कैसे चलती है कि सबसे पहले जो शिक्षक होगा वह एक गुटका निकालेगा। अब सबको पता है इसमें छिन्नमय गुटके हैं और सभी के कलर अलग अलग है, सभी के रंग जो है अलग अलग है। तो अब सबसे पहला गुटका शिक्षक निकालना चाहता है, तो निकालने से पहले शिक्षक कहेगा, बालकों से पूछेगा कि आपको क्या लगता है कि किस रंग का गुटका यहाँ से निकलेगा। तो बालक क्या करेगा, बालक अपनी तर्क शक्ति का प्रयोग करेगा, अर्थात उसकी अमूर्त तर्क शक्ति का प्रयोग करेगा, जो कि हम कहते हैं कि भविष्य कथन करने के लिए बहुत ही अनिवार्य, बहुत ही मुख्य है, क्योंकि जब तक उसकी अमूर्त संकल्पनात्मक या हम कहें कि उसकी अमूर्त चिंतन करने की योग्यता उसमें नहीं आएगी तो वह प्राकथन निर्माण नहीं कर सकता है, परिकल्पनाओं का निर्माण नहीं कर सकता है।
तो अब इस अवस्था में चूँकि 14 वर्ष का बालक परिकल्पनाओं का निर्माण करने में सक्षम हो गया है, प्राकथन निर्माण करने के लिए सक्षम हो गया है, तो वह कार्य प्रणाली अपनाएगा, अर्थात तो उसके बारे में भविष्य कथन करने के लिए जो भी कार्य प्रणाली अपना रहा है, जो भी संज्ञानात्मक संरचना का जो भी ढांचा वह अपनाएगा, उसको क्या करता है अध्यापक नोट कर लेता है। अब वह कैसे नोट करता है, क्योंकि वह उसको पूछता है। यदि बालक कहता है कि इस रंग का गुटका निकलेगा, तो वह उससे पूछेगा भाई इस प्रकार का गुटका क्यों निकलेगा, इसमें इतने कलर है, इस प्रकार गुटका क्यों निकलेगा, तो वह उसके प्रति कारण देगा, उसके कारण प्रभाव बतलाएगा, उसका तर्क देगा, तो उससे उसकी जो संज्ञानात्मक संरचना है उसके बारे में हमें जानकारी मिलेगी, या उसके सोचने की क्षमता के बारे में, सोचने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी। अब क्या होता है कि अध्यापक जो क्या करेगा, विपरीत सुझावों को प्रस्तुत करेगा उनके सामने। विपरीत सुझाव अर्थात हम कह सकते हैं प्रत्युदाहरण उपस्थित करेगा। बालक वो शिक्षक जो कहेगा वो कहेगा कि मैं जो अगले 2 गुटके निकाल रहा हूँ वो पीले और नीले रंग के होते हैं। हम जानते हैं पीले और नीले रंग के जो गुटके हैं वो सबसे न्यून संख्या के गुटके हैं। अब हमें पता है कि न्यून संख्या के गुटके होंगे तो उनके निकलने की संभावना भी बहुत कम होगी, अर्थात उनकी जो प्रायिकता होगी वो कम। यदि ये प्रश्न वह बालक से करेगा तो बालक जिस प्रकार से उनकी संज्ञानात्मक संरचना के अनुसार, जिस प्रकार से सोचने की क्षमता के अनुसार, जिस प्रकार से वह तर्क देगा, उससे उसकी संज्ञानात्मक संरचना या उसकी प्रक्रिया का हम निर्धारण कर लेंगे। क्योंकि यदि वह यह तर्क देगा कि क्योंकि इसमें इन रंगों की प्रधानता अधिक है तो इस प्रकार का रंग का गुटका अधिक निकल सकता है, तो अर्थात उसका जो है अमूर्त चिंतन, अमूर्त प्राकथन निर्माण विकसित हो चुका है, वह अमूर्त संज्ञानात्मक अवस्था या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में पूर्ण रूप से स्थायित्व प्राप्त कर चुका है। तो इस प्रकार के जो प्रयोग है, इस प्रकार के जो अध्ययन है, तो इस प्रकार से हम उसका संज्ञानात्मक संरचना का अध्ययन कर सकते हैं। इसके पश्चात जांच की कसौटी। जांच की कसौटी क्या है, यदि हमें संज्ञानात्मक विकास की जांच करना तो इसकी कसौटी क्या है, इसमें क्या कर लेगा बालक, सही निर्णय लेने में बालक निर्णय जो होगा वो सही लेगा, था प्राकथन जो है वह सही तर्क से सही निर्णय लेगा, अर्थात जब वो कोई भी निर्णय जब बताएगा तो उसमें तर्क उसका सही होना चाहिए, उस निर्णय को तर्कपूर्ण ढंग से सिद्ध कर सकेगा। अर्थात जब बालक को पूछा जाएगा कि इसमें से किस रंग का गुटका निकलेगा, तो वह उसको अपनी तार्किक व्यवस्था, अपनी संज्ञानात्मक संरचना के अनुसार सही सिद्ध कर सकेगा। विपरीत सुझाव को सफलतापूर्वक, जिस प्रकार से अध्यापक ने उसको विपरीत सुझाव दिया कि मुझे लगता है इसमें से नीले कलर का गुटका, नीले रंग का गुटका निकलेगा, तो उसको वह उस प्रतिरोध को समाप्त कर देगा सफलतापूर्वक, अर्थात वह कह देगा कि क्योंकि अधिक कलर, क्योंकि इस कलर की संख्या में गुटके अधिक है तो इस कलर का गुटका निकलने की, इस रंग का गुटका निकलने की संभावना अधिक है, इसलिए इस रंग का गुटका निकलेगा और आपके द्वारा बताए गए गुटके के निकलने की संभावनाएं बहुत कम है। संबंधित कार्य में सफल निष्पत्ति करने हेतु, अर्थात उस कार्य में सफल निष्पत्ति, अर्थात हम कह सकते हैं कि सफल निष्पत्ति अर्थात वह सही परिणाम प्राप्त कर लेगा, सही रूप से वह निश्चित परिणाम प्राप्त कर लेगा। इसके पश्चात हम बात करेंगे कि संज्ञानात्मक विकास या ज्ञानात्मक विकास में सहायक तत्व कौन से हैं। तो सहायक तत्व इसमें एक तो आंतरिक तत्परता, अर्थात जिसे हम कहते हैं आंतरिक अभिप्रेरणा। उसके पश्चात वातावरण से संबंधित अनुभव, जो वातावरण में उसने अनुभव किया है, जो अनुभूतियाँ की है, जो चिंतन किया है, वह सामाजिक अनुभव, अर्थात समाज के द्वारा जो अनुभव उसे प्राप्त हुए हैं, और जो संतुलन स्थापित उसने किया है, अर्थात अनुकूलन जो किया है, ये सभी उसके ज्ञान में सहायक, अर्थात उसके संज्ञानात्मक संरचना या संज्ञानात्मक विकास में सहायक होते हैं। अब क्या है कि वुडवर्थ, फ्लेवेल, सुलिवन आदि ने इनको महत्वपूर्ण बताया है कि परस्पर क्रिया, अर्थात बालक और वातावरण के अंतर्गत जो अंतः प्रक्रिया होती है वह, और संतुलनीकरण प्रक्रिया हम जानते हैं साम्य धारण, ये दोनों प्रक्रियाएं क्या है सबसे महत्वपूर्ण है। ज्ञानात्मक विकास की कुंजी जो शैक्षिक अभ्यास से संबंध जोड़ती है, ज्ञानात्मक विकास की कुंजी अर्थात उसका जो संज्ञानात्मक विकास है वह किससे संबंध जोड़ेगी, शैक्षिक अभ्यास से, अर्थात उसको शिक्षा ग्रहण करने से यह संबंधित है। यह किस पर निर्भर करती है, वह छात्रों की क्रिया, अर्थात छात्र कितनी क्रियाएं कर रहा है, कितनी सक्रिय रूप से वातावरण से अनुभव ग्रहण कर रहा है, बस कितना अनुभव कर रहा है, कितनी अनुभूति कर रहा है, कितना चिंतन कर रहा है। पदार्थों पर उनके कार्य अर्थात उनकी संक्रियाएं
वह कितनी संक्रियाएं करता है, अर्थात उनका वर्गीकरण हुआ, उनमें समानता खोजना हुआ, उनके संरक्षण का गुणधर्म हुआ, उनमें रूपांतरण, इस प्रकार के कार्य तथा घटना तथा दूसरे व्यक्तियों के संबंध में उनके कार्य, दूसरे व्यक्तियों के संबंध में या दूसरी वस्तुओं के संबंध में, पूरे वातावरण के संबंध में उनके जो कार्य होंगे, ये सभी क्या निर्धारित करेंगे, उसकी आंतरिक तत्परता को निर्धारित करेंगे। क्योंकि हम जानते हैं जैसे ही बालक जो है नए वातावरण में नई वस्तुओं के संपर्क में आता है तो वातावरण उसके समक्ष कुछ अपेक्षाएं रखता है, कुछ चुनौतियां उत्पन्न करता है, कुछ समस्याएं उत्पन्न करता है, तो वह बालक उन समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करता है, अर्थात उनसे अनुकूलन स्थापित करने का प्रयास करता है। और इस अनुकूलन स्थापित करने के प्रयास में वह उसके बारे में संज्ञान प्राप्त करना चाहता है, जिसके लिए वह विप्रेरित हो जाता है, जिसे हम आंतरिक तत्परता कहते हैं। जबकि ये पारस्परिक क्रिया का संबंध किससे, आंतरिक जैवीय तत्परता से है। आंतरिक जैवीय तत्परता वही है जिसे हम आंतरिक अभिप्रेरणा कहते हैं। वह पारस्परिक क्रिया तभी करेगा, वातावरण से पारस्परिक क्रिया तभी करेगा जब उसके समक्ष वातावरण जो है समस्या उत्पन्न करेगा या चुनौती उत्पन्न करेगा, तब उसमें क्या होगी, आंतरिक जैवीय तत्परता अर्थात अभिप्रेरणा उत्पन्न होगी उसके बारे में संज्ञान प्राप्त करने की या उस समस्या का समाधान करने की। तब वह क्या करेगा, वातावरण से संबंधित अनुभव, भौतिक अनुभव से अर्थात वातावरण से संबंधित अनुभव प्राप्त करेगा, अर्थात वह क्या करेगा, संक्रिया करेगा, वातावरण पर चिंतन कर सकता है, अनुभूति कर सकता है, अनुभव ले सकता है, या हम कह सकते हैं उसे हम पुनर्बलन दें या पुनरावृत्ति कराने के लिए जब उसे पुनर्बलन दिया जाएगा तो वह क्या करेगा, वापस उनकी क्रियाओं की या उन अनुभवों की पुनरावृत्ति करेगा तथा वातावरण के अंतर्गत की वस्तुओं को इधर उधर करेगा, और इस उधर उधर करने की प्रक्रिया के द्वारा उन वातावरण की वस्तुओं, मूर्त वस्तुओं पर तर्क संगत क्रिया या संक्रिया करने के द्वारा, अर्थात जैसे हम रूपांतरण, विभेदीकरण, इस प्रकार की जो क्रियाएं करेगा, इससे क्या होगा, उसमें तर्कपूर्ण गणितीय अनुभवों से परस्पर संक्रिया संबंधित होती है, अर्थात उसमें तर्कपूर्ण गणितीय अनुभव समावेशित हो जाएंगे, वह गणितीय संक्रिया करने लगेगा, जिसमें हम मानते हैं कि गणितीय संक्रियाओं में वह जोड़, बाकी, गुणा, भाग, रूपांतरण, समूहीकरण, समानीकरण, संरक्षण आदि गुणधर्मों से वह क्या हो जाएगा, संपन्न हो जाएगा, उसमें इन कौशलों का, इन क्षमताओं का विकास हो जाएगा। इसके आधार पर सामाजिक परस्पर अंतःक्रियाएं व्यक्तियों के साथ परस्पर अंतर संबंधों तरीकों के ज्ञान पर आधारित होती है, अर्थात सामाजिक परस्पर अंतःक्रियाएं अर्थात समाज के द्वारा, समाज के व्यक्तियों के द्वारा उनके मार्गदर्शन में वह जो अंतःक्रियाएं करता है, उन अंतःक्रियाओं के माध्यम से जो ज्ञान प्राप्त करता है, वह भी ज्ञान के वह जो तरीके होते हैं वह भी ज्ञान पर आधारित होते हैं, अर्थात उससे भी उसकी संज्ञानात्मक संरचना, उसके संप्रत्य का निर्माण होता है। जहाँ व्यक्ति संबंधों के बारे में, संकल्पनाओं के बारे में, जैसे सहयोग, प्रतियोगिता, सांस्कृतिक परंपराओं, रीतियों आदि के बारे में सीखता है। जो ये जो सामाजिक जो संबंध है, सामाजिक अंतःक्रिया जब वह करेगा तो वह क्या सीखेगा, व्यक्तियों के संबंधों के बारे में सीखेगा, अर्थात पारिवारिक संबंधों के बारे में वहाँ से सीख लेगा वो। उसके पश्चात संकल्पनाओं के बारे में वह सीख लेगा, जैसे संपत्ति के बारे में कौन सी संकल्पनाएं, जैसे सहयोग, कि सहयोग का भाव क्या होता है, नैतिक मूल्यों के बारे में वहाँ से सीखेगा, वह प्रतियोगिता किस प्रकार होती है उसके बारे में सीखेगा, हमारी सांस्कृतिक परंपराओं के बारे में वह समाज से या समाज के लोगों से सीखेगा, रीतियों के बारे में वह वहाँ से सीखेगा, और भाषा भी सामाजिक अनुभवों की संवाहिका है, अर्थात जब तक बालक की भाषा विकसित नहीं होगी तो वह सामाजिक रूप से अनुबंध स्थापित नहीं कर पाएगा, सामाजिक अनुभवों को प्राप्त नहीं कर पाएगा। इसीलिए उसका सामाजिक विकास उसकी भाषा विकसित करने के पश्चात ही होगा। तो अर्थात पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में भाषा विकसित होने के पश्चात उसके सामाजिक अनुभव द्वारा उसका संज्ञानात्मक विकास होने लगता है। वे अनुभव वाचिक व अवाचिक दोनों प्रकार के हो सकते हैं। ये जो अनुभव होते हैं वह वाचिक भी हो सकते हैं, अर्थात बोलने के द्वारा भी उसमें, या विभिन्न लोगों के द्वारा विभिन्न सामाजिक अंतःक्रिया में वाचन के द्वारा ज्ञान अर्जन की प्रक्रिया हो सकती है। अवाचिक अर्थात उनकी क्रियाओं को देखकर भी बालक उनको आत्मसात कर सकता है, और इस प्रक्रिया द्वारा यह संतुलीकरण स्वयं नियमन प्रक्रिया को बताता है। संतुलनीकरण हम जानते हैं एक साम्य धारण प्रक्रिया जिसमें आत्मसातीकरण एवं समायोजन दोनों प्रक्रिया जब व्यवस्थित हो जाती है, इनमें किसी प्रकार का विरोध नहीं होता है, तर्क संगतता होती है, तो संतुलनीकरण अर्थात साम्य धारण हो जाता है। और साथ ही आत्मीकरण तथा अनुकूलन को भी, अर्थात जब संतुलनीकरण हो जाता है तो वहाँ क्या हो जाता है, अनुकूलन, अर्थात व्यक्ति जो है वातावरण के प्रति अनुकूलित हो जाता है, अपनी संकल्पनात्मक या अपनी संज्ञानात्मक संरचना का निर्माण कर लेता है और संप्रत्य निर्माण की प्रक्रिया के लिए अग्रसर हो जाता है। यह संतुलन
स्थापित होता है और एक नए ज्ञान का आविर्भाव होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, नए संप्रत्यय का निर्माण होता है, नई समझ का निर्माण होता है, नई संज्ञानात्मक संरचना का निर्माण होता है, और एक नई योजना जिसे हम स्कीम कहते हैं वह क्या होती है, मूर्त रूप ले लेती है। मूर्त रूप किस में लेती है, हमारी मानसिक संरचना में, अर्थात मानसिक संरचना में वह एक मानसिक संप्रत्यय का निर्माण कर देती है, मानसिक प्रत्यय का निर्माण, मानसिक मॉडल का निर्माण कर देती है, जो उस संप्रत्यय के बारे में विभिन्न पदों की व्याख्या करता है, उसकी प्रक्रिया के बारे में बताता है। इसे हम क्या कहते हैं, स्कीमा कहते हैं। और इसी स्कीमा में बहुत सारे संप्रत्यय होते हैं जिनमें बहुत सारी प्रक्रियाएं होती है, बहुत सारे पद होते हैं, उनको हम स्कीम्स कहते हैं। इस प्रकार से जीन पियाजे का जो सिद्धांत है वह बालक के संज्ञानात्मक विकास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और परीक्षा में आने वाले प्रश्नों की